आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि मेरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है WBC डिसऑर्डर्स का। वो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पे। अब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हम लोग लिखते हैं। एक्चुअली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है इस टर्मिनोलॉजी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, देखिए ये 3 टर्म से ही जो 3 वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है बता सकते हैं। जैसे ल्यूकीमिया, तो ये जो नियोप्लाज्म है या फिर जो ये ब्लड कैंसर है, ये बोन मैरो से ओरिजिनेट करता है। बोन मैरो और ब्लड से, मतलब बोन मैरो से ही सारे प्रिकर्सर निकल के ब्लड में आते हैं। तो ये तुरंत जो इससे ओरिजिनेशन होता है ना, उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। और जो सॉलिड ऑर्गन से आता है, सॉलिड लिम्फॉइड ऑर्गन से, जैसे स्प्लीन, वो होता है लिम्फोमा, सॉलिड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो इसे हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। इट मे हैपन कि एक लिम्फोमा ल्यूकीमिया ऐसा प्रेजेंट करने लगे बाद में, और पेशेंट लेकर के आए और उसका ब्लड काउंट आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं CBC और न्यूट्रोफिल काउंट या फिर लिम्फोसाइट काउंट, तो वो एलिवेटेड हो, तो ऐसा हो सकता है कि लिम्फोमा में बिकम अ ल्यूकीमिया। बट उसे ल्यूकीमिया इसलिए कहा जाता है और लिम्फोमा इसलिए कहा जाता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था क्या, तो हम लोग वैसे बोलते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। अब ये है लिम्फोब्लास्टिक। तो लिम्फोब्लास्टिक मतलब वो जो लिम्फोब्लास्ट से आ रहा है। लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स होता है। एक मिनट, हाँ, लिम्फोब्लास्ट इधर ये सेल हुआ। जैसे देखिए सारा चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो प्रो टी सेल और प्रो बी सेल था ना, जिसका बात किया था मैंने पिछले वीडियो में, तो ये प्रो टी सेल और प्रो बी सेल से ही, अगर ये प्रो टी सेल से आए तो ये TALL हो जाता है, और अगर प्रो बी सेल से आए तो BALL हो जाता है। तो यही दोनों होते हैं लिम्फोब्लास्ट। अब लिम्फोब्लास्ट से ऑरिजिनेट करता है, ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजी से पता चल गया। और एक्यूट, अब एक्यूट इसलिए बोला गया ना क्योंकि देखिए एक्यूट जैसा शब्द भी आप नोटिस करिए कि कुछ ब्लास्ट या फिर जैसे क्या बोलते हैं, जब भी कोई इमेच्योर सेल्स की बात होगी ना तो एक्यूट का बात ज़्यादा होता है WBC डिसऑर्डर्स में। तो एक्यूट हम तब बोलते हैं ना जब बोन मैरो में जो हमारा बोन हुआ, दिखाना होगा, जो बोन होता है, पार्डन माय ड्राइंग, हाँ, जो बोन होता है उसमें अगर ब्लास्ट 20% से ज़्यादा मिलते हैं, मार्क करिएगा 20% से ज़्यादा मिलते हैं, तो हम लोग उस डिसऑर्डर को एक्यूट कहते हैं। मतलब WBC कैंसर्स में कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको एक्यूट घोषित कर देते हैं। तो इसलिए इसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट इसलिए नहीं कहा जाता कि अरे ये प्रेजेंटेशन मतलब क्या बोलते हैं एकदम तुरंत से आ जाता है, एक्यूट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये 3 चीज़ से हम लोग को ये चीज़ पता चला। अब हम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो भाई ये तो पता है हम लोग को कि कैंसर हो या कुछ भी हो उसमें म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। अब लिम्फोब्लास्ट जो है वो जनरली उसका 2 काम होता है। एक नॉर्मल लिम्फोब्लास्ट का बड़ा सा सेल होता है, न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, और थोड़ा बहुत न्यूक्लियाई, 1-2 न्यूक्लियोलाई होता है लिम्फोब्लास्ट में। तो ये हम लोग का लिम्फोब्लास्ट है। अब जो एक नॉर्मल लिम्फोब्लास्ट है उसका क्या काम होता है ना कि वो रेप्लिकेट भी करता है, और साथ ही साथ जो सेल्स बनते रहते हैं उससे, और खुद को सेल्फ रिन्यू भी करता है। मतलब एक सेल उसका जो निकलता है वो इसके ही जैसा होता है, और एक सेल वो बनाता है जो कि रेप्लिकेटिव पोटेंशियल नहीं होता, सॉरी, वो डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब वो डिफ्रेंशिएशन के लीनियज में जाता है। फिर ये सेल होता है, ये डिवाइड करता है, एक सेल बनाता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है और एक इसी के जैसा होता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि अब इसमें नोटिस करिएगा कि धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन वाले सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटते चला जाता है। लिम्फोब्लास्ट रहता है, वो ज़रूर रहता है, बट जो है डिफ्रेंशिएशन की तरफ एक शिफ्ट ज़्यादा होता है। तो बात यह है कि ऐसा एक नॉर्मल लिम्फोब्लास्ट में होता है, लेकिन जब लिम्फोब्लास्ट में यही डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स में म्यूटेशन हो जाए, या फिर मैच्योरेशन फैक्टर्स में जो इसको मैच्योर करने में हेल्प कर रहा है, जो लिम्फोब्लास्ट को बता रहा है कि नहीं तुम सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करो, एक ऐसा सेल भी बनाओ जो कि सेल्फ रिन्यू नहीं करे, मतलब वो क्या करे कि वो डिफ्रेंशिएशन के लीनियज में चल जाए कि हाँ मेरे को अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिवाइड करना है, बट
आई एम नॉट जस्ट मेंट टू डिवाइड, हम मेरे को मैच्योर करके लिम्फोसाइट बनना है। तो जब ये डिफ्रेंशिएशन फैक्टर्स के जीन्स जब म्यूटेट हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये लिम्फोब्लास्ट एक मैलिग्नेंट लिम्फोब्लास्ट बन जाता है। तो TALL और BALL के केस में TALL में NOTCH1 जीन का म्यूटेशंस होता है, जिसके कारण डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता और ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, तो ये मैलिग्नेंट हो जाता है। और BLL में PAX5 TCF3, अब ये सब कुछ था, वैसा मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन ये सारा जीन्स जो है ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना जनरली डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। ऐसा कॉमन पैटर्न आप एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में भी देखिएगा। तो ये जब डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है तो TALL और BLL बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, तो पैथोजेनेसिस ये रहा। अब बात ये कि पेशेंट प्रेजेंट क्या करता है, क्लिनिकल फीचर्स। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है कि जनरली वो बहुत ज़्यादा वीकनेस उसमें रहेगा, वो वीक रहेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, और एक और बात कि ये जो ल्यूकीमिया है ना, ये बच्चों में और यंग एज में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली जो TALL होता है वो एडोलेसेंट्स में देखने को मिलता है, अराउंड बिटवीन 12 to 20 ईयर्स ऑफ एज, और जो BLL होता है वो हम लोग को किड्स में देखने को मिलता है, 5-6 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। और जितना ही ज़्यादा उम्र घटेगा उतना ही ज़्यादा प्रोग्नोसिस भी बेकार होता है। तो ऐसा इसका सीन है। और इनफैक्ट एक और फैक्ट ऐसा भी है कि रॉबिन्स में एक लाइन है कि ये लिखा हुआ है कि ये जो कैंसर है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली अकरिंग नियोप्लाज्म इन चिल्ड्रन इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में ही। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट वीक रहेगा एक तो, और एनोरेक्सिया लेकर के आएगा, मतलब उसको खाना पीना खाने का मन नहीं करेगा, बोलेगा डॉक्टर साहब को भूख नहीं लगता है। और वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, बोलेगा कि मेरा इतना महीना में कम से कम 10 kg वज़न घट गया है, 11 kg या 12 kg 15 kg ऐसा एक बार में घट गया। तो जब ऐसा होता है ना, इसका मतलब कि जब ऐसा हो तो आप सस्पेक्ट इसको कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डाल सकते हैं कि हाँ पेशेंट ज़रूर, मतलब ऑब्वियसली उसका पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं किसी एडल्ट को, लेकिन एकदम जब पीडियाट्रिक एज ग्रुप होता है ना, तो एक रिस्क फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस लेकर के आता है। प्लस ये ना कि वो बोन पेन भी लेके आएगा, बोन पेन और बोन टेंडरनेस, मतलब बोन में बोलेगा कि दबा रहे हैं तो दर्द दे रहा है, उस पर अगर हम प्रेस करें, टेंडर होना मतलब यही होता है। जब आप क्लिनिकल ड्यूटी करिएगा और जब क्लिनिकल बुक्स पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि टेंडर, अगर कोई चीज़ टेंडर है इसका मतलब वो तो रेड है, और ऊपर से अगर उसको दबा रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं या फिर प्रेशर लगा रहे हैं तो वहाँ पेन महसूस हो रहा है। तो पेशेंट ऐसा लेकर के आएगा। अब बोन पेन क्यों भाई? तो देखो, वो बोन मैरो और ब्लड से आया है, तो बोन मैरो ब्लड से आया है, तो बोन मैरो में क्या है ना कि वो लिम्फोब्लास्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। करते 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 वो क्या करता है कि एक तो वो क्या करता है कि बोन में बहुत जगह स्पेसेस लेने लगता है। एक्चुअली क्या है कि मैलिग्नेंट सेल को कोई मतलब नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो जगह ऑक्यूपाई करता है। और आप जानते हैं न्यूप्लेज़िया में पढ़ा होगा कि इन्वेजन का कैरेक्टरिस्टिक बहुत हाई होता है किसी भी न्यूप्लाज्म में, तो वो इन्वेड करता है तो बोन में भी इन्वेड करता है, उसको भी नहीं छोड़ता। तो इसी कारण से क्या होता है कि एक तो बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऊपर से क्या है कि बोन में हैं बहुत सारे हीमेटोपोएटिक प्रिकर्सर्स। तो ये जो प्रिकर्सर्स है ना, इनका भी जगह ये ले रहा है, ये बार बार इतना मल्टीप्लाई कर रहा है, बोल रहा है जगह ही नहीं दे रहा है उनको, और इनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पा रहा है, यही डिवाइड कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जा रहा है, तो ये सारे सेल भी मरने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं, जैसे आपका अगर मान के चलो RBC के प्रिकर्सर्स आ गए जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट हो गए, या फिर आपका मेगा कैरियोसाइट के प्रिकर्सर्स, और तो ये सारे प्रिकर्सर जो है ना, या फिर न्यूट्रोफिल के प्रिकर्सर्स, अपना मेटामाइलोसाइट हो गया, तो ये सब मरने लगते हैं धीरे धीरे। मरने के कारण क्या होता है भाई? RBC घटेगा तो एनीमिया होगा, मेगा कैरियोसाइट घटेगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जिसके कारण ब्लीडिंग, एकाइमोसिस, आई थिंक दैट इज़ व्हाट द टर्म इज, एंड PTK, ये भी देखने को मिलता है, PTK। एंड
एकाइमोसिस, ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा भी चोट लग गया तो एकदम से मतलब ब्रूज बन गया, थोड़ा सा भी किसी को थप्पड़ भी मार दिया वैसे पेशेंट को तो अचानक से अंदर पूरा ब्रूजिंग जैसा होता है ना, ब्लूइश ग्रीनिश कलर ऐसा हो गया, ब्रूज हो गया तुरंत। तो यही चीज़ दिखाता है कि रिपेयरिंग हो ही नहीं पा रही है। प्लेटलेट जानते होंगे कि प्लेटलेट प्लग बनाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है इतना। मतलब ब्लड वेसल्स में जनरली क्या होता है ना कि रिपेयर चीज़ होते रहता है। अगर ये ब्लड वेसल है और अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई माइन्यूट सा छेद बनते ही रहता है, क्योंकि देखिए हम कभी हमेशा डैमेज फेस कर रहे हैं, कहीं दीवार से टकरा गए या चल रहे हैं या हम ऊपर से कूद ही रहे हैं, तो कुछ तो वाइब्रेशन, कुछ तो स्ट्रेस झटका पड़ेगा, तो ब्लड वेसल्स थोड़ा बहुत टूटते रहते हैं। लेकिन प्लेटलेट क्या करता है, वो जाके उसे सील कर देता है। लेकिन अगर प्लेटलेट इतना कम हो जाए तो ब्लीडिंग होगा ही, ब्रूजिंग होगा ही, और बाकी मेटामाइलोसाइट है वो न्यूट्रोफिल्स बना रहा है, बेसोफिल बना रहा है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि इन्फेक्शंस बहुत होता है इस पेशेंट में। मतलब माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जनरली एक नॉर्मल इम्यूनिटी वाले आदमी को कभी हार्म नहीं कर सकता है, वो उसको रेगुलर होते रहेगा। मतलब हो सकता है कि वो मल्टीपल एब्सेसेस प्रोड्यूस कर दे, मतलब उसके बॉडी में स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाए, और वो भी एकदम फुल फ्लेजेड स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन, ऐसा नहीं मतलब एकदम सीवियर फॉर्म में ही प्रेजेंट करें, तो ऐसा पेशेंट ले करके आएगा। और TLL में हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, TLL में कि थाइमिक मासेस भी देखने को मिलता है। थाइमस बहुत ज़्यादा इलाज होगा, थाइमस बढ़ा हुआ रहेगा। ऊपर से क्या होता है ना कि TLL टेस्टिस में भी जाके इन्वेड कर सकता है, टेस्टिस में भी जा सकता है। इसलिए इससे आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस कैंसर के का जो प्रीपॉन्डरेंस है, मतलब इसकी होने की ज़्यादा जो संभावना है वो मेल्स में ज़्यादा है। तो आप इस फैक्ट से ये भी याद रख सकते हैं कि मतलब इसलिए मेल्स भी ज़्यादा अफेक्टेड है टेस्टिस में, और इसका इन्वेजन का चांस है, और प्लस ये ब्रेन में भी घुसता है, ब्रेन में भी घुसता है। ऊपर से ये भी है कि पेशेंट हमें, जैसे अगर वो ब्लड में ही आ गया, वो तो डिवाइड कर रहा है, तो वो चूँकि होता क्या है ना कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, जो लिम्फोब्लास्ट हो गए या फिर लिम्फोसाइट्स हो गए, तो इनके पास जो इनके सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं जो इनको अलाउ करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके होम करने के लिए, मतलब वहीं पे रहेगा। जैसे लिम्फोब्लास्ट ही है, जब वो नॉर्मल था तो क्या था, वो जाता, उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने बताया था, स्प्लीन में जाता, लिम्फ नोड्स में जाता। लेकिन अब क्या है कि वो जा सकता, उसके पास ये पावर तो है, उसके पास वो एंटीजेंस हैं जिससे वो होम करेगा अंदर। लेकिन अब ये कि वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है कि वहाँ भी भर जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि इम्यून सेल्स जैसे WBC हो गया, लिम्फोब्लास्ट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सब कॉमनली स्प्लीन और लिवर में आराम से होम करते हैं। क्योंकि लिवर में भी आप जानते हैं कि वहाँ भी फैगोसाइटोसिस का काम होते रहता है, वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं वही वो पोर्टल वेंस के थ्रू, उसी के थ्रू पास होता है। और स्प्लीन भी वही है, स्प्लीन में भी RBC की फिल्टरिंग होती है, वहाँ भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से भेंट हो सकता है। तो इसलिए वहाँ लिम्फोसाइट जनरली होम करते हैं। लेकिन ये जो लिम्फोब्लास्ट है, अब ये अपनी होमिंग वाली एबिलिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो ये यहाँ पे भी घुसने लगता है। और यहाँ पे घुसता है तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, यस यू आर राइट, स्प्लीनोमेगली और हेपेटोमेगली, ये दोनों हम लोग को देखने को मिलता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होता है, पेशेंट ऐसा भी प्रेजेंट करता है। तो ये सारा तो इसका क्लिनिकल फीचर्स था। अब हिस्टोलॉजी पे बात करें या फिर मॉर्फोलॉजी पे, कि भाई ये सेल्स को कैसे हम पहचानें। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम PBS लेते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और जब उसके ब्लड को हम लोग माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे लिम्फोब्लास्ट दिखता है, बहुत सारा। मतलब वो लिम्फोब्लास्ट का जो क्लासिकल अपीयरेंस है ना, वो ऐसा होता है कि लिम्फोब्लास्ट साइज़ में बहुत बड़ा होता है, ऊपर से उसका साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर प्रॉपरली ड्रॉ करें इसको तो हाँ, ये एकदम पर्पल सा न्यूक्लियस होगा उसका, और 1 से 2 न्यूक्लियोलाई हम लोग को देखने को मिलता है, मात्र सिर्फ 1 से 2, मतलब एकदम माइन्यूट छोटा सा दिखेगा। और एकदम स्कैंड सा साइटोप्लाज्म होता है, उतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है। और ये काफ़ी टाइप का स्टेन भी लेता है। आई थिंक कुछ स्टेन थे, जैसे आपका लिम्फोब्लास्ट है ना, तो कुछ स्टेन इसमें नेगेटिव होता है और कुछ स्टेन पॉजिटिव होता है। तो ये MPO नेगेटिव रहता है। MPO एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है माइलोब्लास्ट में।
तो MPO जब स्टेनिंग करते हैं तो MPO के लिए नेगेटिव आता है और पैस स्टेनिंग पॉजिटिव आता है। पैस पॉजिटिव आता है। पैस पॉजिटिव क्यों आता है? आप लोग वॉरबर्ग मेटाबॉलिज्म पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जनरली जब ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है तो वो एक एनाबॉलिक स्टेट में आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ सिंथेसाइज भी करने लगता है। तो इसलिए इसमें ग्लाइकोजन का जो स्टोर है ना, ये बहुत हाई हो जाता है, इसलिए पैस ले लेता है, बहुत आराम से पैस स्टेन को ले लेता है। पीरियोडिक एसिड स्किफ जो स्टेन होता है, इसको ये ले लेता है बहुत आराम से। और लिम्फोब्लास्ट अपीयर होगा, हम लोग को बहुत सारा लिम्फोब्लास्ट अपीयर होगा और काउंट भी ज़्यादा हाई रहेगा। तो मॉर्फोलॉजी ये रहता है इसका। अब बात रहा इन्वेस्टिगेशन का कि ठीक है पेशेंट तो इतना कुछ प्रेजेंट कर दिया, बट स्टिल वी नीड एन इन्वेस्टिगेशन पता करने के लिए। तो सबसे स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन है वो है CBC का, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट में हम लोग देखते हैं तो हम लोग को अनीमिया का पिक्चर मिलता है। आपका जो अनीमिया है वो नॉर्मोसाइटिक अनीमिया होता है। और वो भी क्यों होता है भाई? तो नॉर्मोक्रोमिक इसलिए क्योंकि आयरन की तो कोई कमी नहीं है। मतलब हम सपोज करके चल रहे कि पेशेंट हमारा मतलब आयरन खाते पीते घर का है, तो जनरली वो नॉर्मोक्रोमिक ही होगा। और नॉर्मोसाइटिक भी इसलिए क्योंकि फिर वही बात है कि कोई विटामिन B12 या आयरन की कमी नहीं है, तो सेल का साइज़ भी नॉर्मल होता है। वैसे RBC डिसऑर्डर्स में अलग से चीज़ बात करेंगे कि क्यों ऐसा है, लेकिन अगर आप वो पढ़े होंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। और प्लेटलेट्स का भी काउंट काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, न्यूट्रोफिल्स का भी काउंट घटा रहेगा, लेकिन लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे याद है तो 20 × 10⁹ पर लीटर ऐसा चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो कुछ हायर लेवल इन्वेस्टिगेशंस है जो हम लोग करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं सेल मार्कर से ले करते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, IHC, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, तो वो भी हम लोग करते हैं। और इसमें अगर TLL है तो CD1, CD2, CD5, ये सारे जो सेल मार्कर होते हैं इसके लिए पॉजिटिव आता है TLL में। और अगर BLL है तो आपका CD19, CD20। लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं कि अच्छा T सेल्स तो बहुत सारे लिम्फोमास में ही होता है, तो भाई मैं वो भी तो कह सकता हूँ कि वो भी हो, और सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा सेम होता है लिम्फोमा ल्यूकेमिया का। तो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो सब कुछ बदल देता है, वो है CD34। CD34 वो एंटीजन है या फिर सेल मार्कर है जो कि सारे हिमेटोपोइटिक प्रिकर्सर्स में होता है, या फिर स्टेम सेल का ही मार्कर इसको कह सकते हैं। तो ये सब में नहीं मिलेगा, तो ये हम लोग को इसमें मिल जाता है। प्लस एक TDT एक एंजाइम भी होता है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट रहता है, TDT पॉजिटिव होता है। तो यही है आपका लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम CLL और SLL के ऊपर बात करेंगे, जो कि है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। तब तक के लिए बाय बाय।